मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है गुरु का महत्व। चारी जी कह रहे हैं, देखिए मैं इस बात पर दोबारा जोर देना चाहता हूँ कि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं विदेश के अपने भाई बहनों से भारतीय भाई बहनों की अपेक्षा अधिक प्यार करता हूँ। विश्वास कीजिए, यह बात मैं दिल से कह रहा हूँ। अन्यथा जब मेरे मालिक मुझे यहाँ छोड़कर चले गए थे, उसके बाद यदि मुझे अपने मालिक के आदेशानुसार आपको अपनी सेवाएं नहीं देनी होती तो मैं लगभग 18-19 वर्ष तक हर वर्ष यूएस का दौरा नहीं करता, न ही फ्रांस और यूरोप में कई महीने गुजारता। एक महत्वपूर्ण बात जिसे ख़ास तौर से प्रशिक्षकों को समझ लेनी चाहिए कि जब हम अभ्यासियों को अपनी सेवाएं देते हैं तब हम वास्तव में मालिक की सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि मालिक वहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं। वे आप लोगों की सेवा के लिए हमें वहाँ छोड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई प्रशिक्षक ये सोचना शुरू कर देता है कि अभ्यासी की सेवा असल में वही कर रहा है, तो एक तरह से वह खुद को गुरु समझने लगता है और तब उसका पतन शुरू हो जाता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सबक है जो प्रशिक्षकों को अवश्य सीखना है। इस बात को याद रखना अभ्यासियों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि वे समझते हैं कि प्रशिक्षक उन्हें अपनी सेवाएं दे रहा है तो ये एक तरह से मूर्ति पूजा करने जैसा हो जाता है। जैसा कि बाबूजी ने बताया है, तो फिर मूर्ति पूजा में ही क्या दोष है? असल में इसमें दोष ये है कि हम मूर्ति को ही ईश्वर समझने लगते हैं, बजाय यह समझने के कि मूर्ति उस ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है जो कहीं और है, जो सर्वव्यापी है। अतः जब हम ये समझते हैं कि प्रशिक्षक हमें सब सेवाएं दे रहे हैं तो हम अपने मालिक को भूल जाते हैं, जो वास्तव में प्रशिक्षक के माध्यम से हमें अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं। यह तो इस तरह से हुआ कि मैं टेलीफोन पर किसी आदमी से बम्बई अथवा कलकत्ता अथवा लंदन में बात करूं और हर समय टेलीफोन को धन्यवाद देता रहूं, अथवा मैं आपको भारत का एक उदाहरण देना चाहूँगा जहां पुरोहित द्वारा विवाह संपन्न कराए जाते हैं और मैं अपनी पत्नी की उपेक्षा करके जीवन भर पुरोहित को धन्यवाद देता रहूं। नहीं प्रिय, उसी ने हमें मिलाया है। पुरोहित के बिना हमारा विवाह नहीं हो पाता। इसलिए हमें इस विषय में सही दृष्टिकोण रखना होगा कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान कितना श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण है और उसमें प्रशिक्षक क्या भूमिका अदा करते हैं। प्रशिक्षक का स्थान श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण नहीं है, ये महज एक भूमिका है, क्योंकि ऐसे बहुत से केंद्र हैं जहां कोई प्रशिक्षक नहीं है, जहां अभ्यासी अलग थलग पड़े हैं और किसी प्रशिक्षक तक उनकी पहुंच नहीं है। इसके बावजूद वे उन केंद्रों से ज़्यादा तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं जहां हमारे 4-5 प्रशिक्षक हैं। मुझे याद है एक बार बाबूजी इस वास्तविकता को लेकर बहुत दुखी हो रहे थे कि जब तक वहाँ एक प्रशिक्षक था तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही वहाँ दूसरा प्रशिक्षक बना कि अव्यवस्था फैलनी शुरू हो गई। वहाँ ऐसी बातों को लेकर तर्क वितर्क शुरू हो गए कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है, कौन वरिष्ठ है। ऐसी ही बेकार की बातें उन्होंने कहा। एक स्थान पर 2 प्रशिक्षक बनाकर मैंने बड़ी भारी भूल की है। आज किसी
किसी जगह पर प्रशिक्षकों की संख्या 2 से भी अधिक हो चुकी है। उदाहरण के लिए यहाँ चेन्नई में प्रशिक्षकों की संख्या 90 के करीब है, लेकिन हर रविवार को वे बाहर के क्षेत्रों में जाते हैं। यह प्रयोग हमने भारत के केंद्र से शुरू किया था, जहाँ हमारे लगभग 22 प्रशिक्षक थे। हमने उन्हें चारों तरफ आसपास की जगह भेजना शुरू कर दिया और इस तरह एक ही वर्ष में वहाँ बहुत सारे केंद्र विकसित हो गए। लेकिन ऐसा तभी होता है जब सभी प्रशिक्षक एक टीम के रूप में मिलजुल कर काम करते हैं तथा अच्छा काम होने पर सहयोग की भावना के साथ मिलकर खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन जैसे ही उनमें से कोई इंसान ये कहता है मैं आपसे बेहतर कार्य कर रहा हूँ, बस तभी तो इस तरह हमारे जीवन में रिश्तों की इस श्रृंखला में जहाँ माँ का महत्व है वहीं पिता का भी महत्व है। हमें दोनों से प्रेम करना है। भाइयों का महत्व इसलिए है कि वे हमें हर तरह का प्रोत्साहन देते हैं और हमारी बढ़ती उम्र में हमारे मित्र की भूमिका अदा करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में बहनों का महत्व होता है, समाज का महत्व होता है, स्कूलों का महत्व होता है, हर चीज़ का महत्व होता है। अब जो समाज भली भांति व्यवस्थित है, उस समाज में क्रमानुसार इन सभी का महत्व बरकरार रखा जाता है। इन्हें बढ़ावा दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कायदे कानून बनाए जाते हैं। लेकिन जिस समाज का ढांचा ऐसा है कि जिस सुरक्षा की आवश्यकता पत्नी को है, उसकी अवहेलना करके कुत्ते और बिल्लियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस समाज का भविष्य भला क्या होगा। मुझे अक्सर इस बात पर हंसी आ जाती है कि किसी जगह एक महिला अपनी मृत्यु के बाद अपनी $60 लाख की संपत्ति अपनी 100 बिल्लियों के लिए छोड़ गई थी। उन बिल्लियों की देखभाल के लिए एक मैनेजर नियुक्त किया गया था, जिसका भुगतान उसके द्वारा छोड़ी गई धन दौलत से किया जाता था। उस महिला ने उन गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बिना कपड़ों के भूखे सो रहे हैं और सरकार से बेरोजगारी भत्ता वसूल रहे हैं। सूप किचन अर्थात गरीबों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने वाला कार्यालय, तो इसी में व्यक्तिगत प्राथमिकता का सनकीपन दिखाई पड़ता है। मुझे कुछ याद आ रहा है, वह कौन था जिसने यह नियम बनाया, मैं भूल गया हूँ। हाँ, वह कोई दर्शन शास्त्री था जिसने कहा था कि कुछ भी करने से पहले आपको किसी नैतिक नियमावली पर नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद से केवल एक प्रश्न पूछने की ज़रूरत है, यदि हर किसी ने ऐसा ही किया होता तो क्या ये उचित होता। मैं ये खाद्य सामग्री चोरी करना चाहता हूँ। यदि संसार में हर आदमी इसी तरह से चोरी करे तो क्या ये उचित होगा। नहीं तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पानी का अपव्यय करता हूँ। यदि संसार में हर आदमी पानी बर्बाद करता रहे तो क्या होगा। मुझे पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से आपको आसानी से शीघ्र ही इसका जवाब मिल जाता यदि आपने खुद से यह प्रश्न पूछा होता कि प्रत्येक इंसान ने यही किया होता तो क्या होता। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।